नमस्कार, मैं शोभा पाटिल। आज हम इस वीडियो में पाठ 2 निराला भाई भाग 4 देखने वाले हैं। इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा है। इसके पहले हमने 3 भाग देखे हैं। पहले भाग में लेखिका और निराला के बीच में भाई बहन का रिश्ता यह हमने देखा। दूसरे विभाग में हमने उनकी उदारता के बारे में जान लिया है। तीसरे विभाग में उनका अतिथि के प्रति जो सम्मान का भाव है यह हमने देखा है। और आज इस चौथे विभाग में हम देखने वाले हैं निराला जी के मन में समकालीन साहित्यकारों के प्रति जो चिंता, संवेदनशीलता, ममता, आत्मीयता का भाव है, इसके बारे में यह परिच्छेद है। यह गद्यांश होता है पृष्ठ क्रमांक 7 पर है। देखिए, यह गद्यांश देखने के पहले इसमें जो चित्रित प्रसंग हैं संक्षेप में बताती हूँ। अभी अभी हमने तीसरे विभाग में मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जान लिया है। अब इस परिच्छेद में हम सुमित्रानंदन पंत इस कवि के बारे में घटित एक प्रसंग देखने वाले हैं। छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं। इनमें मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद भी हैं। यहाँ हम सुमित्रानंदन पंत के बारे में देखने वाले हैं। देखिए, दूसरों का दुख जानकर उससे दुखी होना यह आसान काम नहीं है। जो आदमी स्वयं दुख भोगता है उसे ही दूसरों के दुख की कीमत समझ आ जाती है। एक बार दिल्ली में सुमित्रानंदन पंत जी टाइफाइड के ज्वर से मतलब बुखार से पीड़ित थे और यह समाचार जब निराला जी को मिल जाता है तो वे बहुत ही अस्वस्थ, बेचैन हो जाते हैं और लेखिका के पास आ जाते हैं। लेखिका यह समाचार उनसे छिपाना चाहती थी, परंतु उन्हें उतना अवकाश ही नहीं मिला, समय ही नहीं मिला। और एक बात हो गई थी, वे ज्वर से पीड़ित थे और एक समाचार पत्र ने यह समाचार छपवा कि सुमित्रानंदन पंत जी का स्वर्गवास हो गया है। यह बात सुनते ही निराला जी बहुत दुखी हो जाते हैं, लेखिका के पास आ जाते हैं और वह जब दुखी हो जाते हैं तब वे अपने तर्क की शक्ति खो बैठते हैं। लेखिका के घर में आकर लड़खड़ाकर सोफे में बैठ जाते हैं, उदास हो जाते हैं और रोना शुरू हो जाता है उनका। लेखिका कहती है, पहले मुझे यह समाचार सच है या झूठ है यह मालूम नहीं था और उसका विश्वास करने के लिए मैंने तार भेज दिया था और उसी समय निराला जी आ जाते हैं और उनकी अस्थिरता देखकर मैं स्वयं अस्थिर हो गई थी, परंतु मैंने अपने आप को स्थिर किया और उन्हें सांत्वना देने का प्रयास किया और उन्हें समझाया कि यह खबर झूठ हो सकती है, यह क्या है इसके लिए मैंने तार भेज दिया है, हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये बताती है लेखिका, घर में अंदर जाती हैं, परंतु निराला जी उनके फाटक पर तब तक बैठे रहते हैं जब तक वह समाचार, वह तार नहीं आता। यानी कि दूसरों के दुख से इतने दुखी होना, रात भर जागते रहना, उनके लिए रोना, यह निराला जी के मन में अपने समकालीन साहित्यकार के प्रति जो चिंता, संवेदना है, ये इस परिच्छेद में स्पष्ट हो गई है। अब हम देखने वाले हैं, हमेशा की तरह लेखिका की भाषा काव्यात्मक है, थोड़े से कठिन शब्द हैं, परंतु प्रसंग आसान है। सुमित्रानंदन पंत जी का बुखार से पीड़ित होना, निराला जी का अस्थिर हो जाना और महादेवी द्वारा उन्हें सांत्वना देना, ये 3 बातें हम इस परिच्छेद में देखने वाले हैं। देखिए, हम यह गद्यांश पढ़ना शुरू करते हैं। उनके व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला है। श्री सुमित्रानंदन दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। इसी बीच घटित को साधारण और अघटित को समाचार मानने वाले किसी समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। इस परिच्छेद में हम एक छोटी सी बात देखने वाले हैं, 2 महत्वपूर्ण बातें बताए हैं। देखिए, समाचार पत्र के बारे में और सुमित्रानंदन पंत जी की बीमारी के बारे में। सुमित्रानंदन पंत जी दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे, यह महत्वपूर्ण बात है। तरह तरह से इस पर कृति पूछी जा सकती है। सुमित्रानंद जी को कौन सी बीमारी हो गई थी? ज्वर, टाइफाइड ज्वर। ज्वर मतलब क्या? बुखार।
ताप, टाइफाइड का ताप आ जाता है, उसे बुखार, ज्वर कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी बीमारी के समय कहाँ थे? दिल्ली में थे। ये कृति के लिए पूछा जा सकता है। परंतु पहली पंक्ति में देखिए, उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला। सघनता मतलब घनिष्ठता, घनता। यह अर्थ है निराला जी के मन में व्यथा की कितनी गहराई है, यह जानने का मुझे एक अवसर मिला, मतलब मौका मिला। यानी कि व्यथा मतलब वेदना, सघनता मतलब घनिष्ठता, अवसर मतलब मौका मिला। दूसरी बात, श्री सुमित्रानंदन दिल्ली में टाइफाइड के ज्वर से पीड़ित थे। पीड़ा मतलब वेदना, ज्वर मतलब बुखार, और टाइफाइड ज्वर का नाम है, एक प्रकार का ज्वर है टाइफाइड। और सुमित्रानंदन पंत जी उस समय दिल्ली में थे और बुखार से पीड़ित थे। इसी बीच घटित को साधारण और अघटित को समाचार मानने वाले किसी समाचार पत्र के उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। समाचार पत्र के बारे में कहा है? अब पत्रकारिता के बारे में हम इस साल बहुत कुछ जानने वाले हैं। फीचर लेखन, पल्लवन लेखन, ब्लॉग लेखन, समाचार लेखन हमने विस्तार से पिछले साल देखा है। सच को झूठ और झूठ को सच छापने वाले भी कुछ समाचार इन्हें गिने होते हैं। सभी समाचार पत्र बुरे नहीं होते, परंतु मैं हमेशा छात्रों को बताती हूँ कि समाज पढ़ना सीखिए। किताब पढ़ना बहुत आसान है, परंतु समाज पढ़ना चाहिए। इसी से हमें पत्रकारिता, समाचार पत्र, मीडिया में जो खबरें आती हैं, आप वीडियो पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, सोशल मीडिया में जो कुछ भी दिखाई देता है, सही क्या है, गलत क्या है, ये जानने की हमें समझ होनी चाहिए। यही बात यहाँ इस प्रसंग से स्पष्ट हो जाती है। जो सच घटना होती है वो साधारण रूप से छापी जाती है, और जो घटी ही नहीं है उसे बहुत ढंग दिया जाता है, रंग दिया जाता है। अघटित को समाचार, अघटित मतलब घटी ही नहीं थी। सुमित्रानंदन पंत जी बीमार थे, उनका स्वर्गवास मतलब निधन या मृत्यु नहीं हुआ था, पर समाचार पत्र ने ही छाप दिया था कि उनकी मृत्यु हो गई या स्वर्गवास हो गया। कहीं से यह बात निराला जी को मालूम हो जाती है और निराला जी लेखिका के पास आ जाते हैं। यह पहला परिच्छेद है। अब इस परिच्छेद में देखिए कृति के लिए क्या क्या निकलता है। तालिका पूर्ण कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए, उत्तर लिखिए। इसके लिए 2 अंक के लिए पूछा जाता है। एक देखिए, टाइफाइड ज्वर से ये पीड़ित थे। कौन? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी के स्वर्गवास की खबर इसमें छपी थी, समाचार पत्र में। ये कृति पूर्ण कीजिए के लिए आ जाता है। विलोमार्थी के लिए घटित, अघटित, इसके लिए पूछा जाता है। अथवा झूठ, सच, यह पूछा जाता है। खबर, खबर शब्द के लिए पर्यायवाची जानकारी, सूचना, इस तरह भी पूछा जा सकता है। और यहाँ ये छोटा सा परिच्छेद यहाँ समाप्त हो जाता है, परंतु बहुत सारी शब्द संपदा के लिए, आकलन कृति के लिए कृतियां इसमें निकलती हैं। अब दूसरा परिच्छेद देखिए, थोड़ा सा बड़ा है। पहले परिच्छेद पढ़ते हैं, फिर हम बात समझाते हैं। निराला जी कुछ ऐसी आकस्मिकता के साथ आ पहुंचे थे कि मैं उनसे ये समाचार छिपाने का भी अवकाश न पा सकी। समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी तो ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति ही खो बैठते हैं। लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे। उनके झुके पलकों से घुटनों पर चुने वाली आंसू की बूंदें बीच में ऐसे चमक जाती थी मानो प्रतिमा से झड़े जूही के फूल हो। यह इस गद्यांश का महत्वपूर्ण परिच्छेद है, क्योंकि समकालीन साहित्यकार के प्रति उनके मन में जो चिंता है यह स्पष्ट हो जाती है। सुमित्रानंदन पंत की बीमारी सुनकर उनकी अवस्था कैसी हो जाती है, यह यहाँ लेखिका ने बताया है। लेखिका कहती हैं, निराला जी कुछ ऐसी आकस्मिकता के साथ आ पहुंचे थे कि मैं यह समाचार छिपाने का भी अवकाश न पा सकी। निराला जी की संवेदनशीलता के बारे में लेखिका को जानकारी थी, इसलिए यह खबर उन्हें बताना नहीं चाहती थी, परंतु वे अचानक आ जाते हैं और यह समाचार छिपाने के लिए भी उन्हें समय नहीं मिलता। आकस्मिकता मतलब अचानक आ जाना, अवकाश मतलब समय, फुर्सत या छुट्टी। यह छुट्टी नहीं अर्थ लेना है, यह समय ही उन्हें नहीं मिला कि यह समाचार छिपाना चाहिए, उन्हें नहीं बताना चाहिए। समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था। सुमित्रानंदन पंत जी बुखार से पीड़ित थे, परंतु उनका स्वर्गवास हुआ है इस बात पर लेखिका के भी विश्वास नहीं था। परंतु
निराला जी इतने अस्थिर हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं कि उनकी अवस्था कैसी हो जाती है। देखिए, सबसे पहले ऐसे अवसर पर वे तर्क की शक्ति ही खो बैठते हैं। तर्क मतलब दलील, मतलब सच झूठ, यह समझने की क्षमता जो होती है दुख के समय वे खो बैठते हैं। लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गए, यानी वे लड़खड़ाकर बैठ ही जाते हैं, यानी उन्हें यह समाचार सहन ही नहीं होता। किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे। यहाँ पाषाण का अर्थ पत्थर, पत्थर मतलब पथराना, पथराना मतलब क्या कि उस वेदना से वे इतने उदासीन हो जाते हैं कि पत्थर के समान वो सोफे पर बैठ जाते हैं, इधर उधर हिलते डुलते भी नहीं है। इस तरह की उनकी अवस्था हो जाती है। और उसी समय केवल बैठते ही नहीं, तो उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर चूने वाले आंसू की बूंदें बीच में ऐसी चमक जाती थी मानो प्रतिमा से जुड़े झड़े जूही के फूल हों। और चौथी महत्वपूर्ण बात, वह सोफे पर बैठते हैं, उदास हो जाते हैं और अचानक दुख के आवेग से उनके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। और ये आंसू की बूंदें हैं, वो चमक रही थी घुटनों में, वो अपना मुंह डालकर रोना ही उन्होंने शुरू कर दिया था। और उस समय ऐसा लग रहा था ये विशालकाय निराला जी एक प्रतिमा, प्रतिमा मतलब देवता की मूर्ति होती है, उसी तरह वो मूर्ति के समान वहां बैठे हैं। और वह आंसू जो टपक रहे थे, कैसे, मूर्ति पर से जूही के फूल टपक, जूही के फूल बहुत नाजुक सफेद होते हैं और वह उनकी बूंदें ऐसी लग रही थी। लेखिका कवियत्री होने के कारण उन्होंने काव्यात्मक ढंग से बताया है कि उस समय विशालकाय शरीर के उस निराला जी के आंखों से टपकने वाली आंसू की बूंदें मूर्ति पर से झड़े जूही के फूल के समान लग रही थी। यह काव्यात्मकता है। परंतु महत्वपूर्ण बात क्या है, सुमित्रानंदन पंत जी की बीमारी का समाचार सुनकर निराला जी की अवस्था, यह हमें 2 मार्क के लिए आकलन कृति निकालनी है। कि जब उन्हें समाचार मिल जाता है कि उनका स्वर्गवास हो गया है, ये समाचार पत्र में छपी बात उन्हें जब मालूम हो जाती है, तब उनकी अवस्था कैसी हो गई। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, तर्क की शक्ति खो बैठना, उन्होंने सोचना ही छोड़ दिया। वह तर्क करने की शक्ति ही जो, ये सही हो सकता है, गलत हो सकता है, ये उन्होंने सोचा ही नहीं, मतलब तर्क की शक्ति खो बैठना, यह पहला उत्तर है। दूसरा उत्तर, लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ जाना, यानी वे अपने आप पर संयम ही नहीं रख सके, लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ जाना, ये दूसरा उत्तर है। तीसरा उत्तर है कि अव्यक्त वेदना के तरंग के स्पर्श से पथराना, पथराना मतलब उदासीन होकर बैठ जाना, पाषाण की तरह बैठ जाना, पत्थर के समान उनकी स्थिति हो जाती है, मतलब उदासीन होकर बैठ जाते हैं। और अंतिम उत्तर, दुख के आवेग से उनके आंखों से आंसू बहना। ये 4 उत्तर हैं। 2 अंक के लिए 4 घटक लिखना है। निराला जी की बीमारी के समाचार से, सुमित्रानंद की बीमारी के समाचार से निराला जी की अवस्था कैसी हो जाती है। तर्क की शक्ति खो बैठना, लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ जाना, अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से उदासीन होना या पथराना, और आंखों से आंसू बहना। ये 4 घटक इसके जवाब हैं और 2 अंक के लिए ये आकलन कृति पूछे जा सकते हैं। अब इस परिच्छेद में कठिन शब्द देखिए। आकस्मिकता का अर्थ होता है अचानकपणे निराला जी आ गए, आकस्मिकता मतलब अचानक। समाचार छिपाने का भी अवकाश न पा सके, अवकाश मतलब यहाँ फुर्सत, समय ही नहीं मिला उन्हें, यह महत्वपूर्ण बात है। तर्क, तर्क मतलब दलील, यानी सोचने समझने की शक्ति ही खो बैठते हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। अव्यक्त व्यक्त विलोमार्थ के लिए पूछा जा सकता है। पाषाण, पत्थर, शिला, यह पर्यायवाची के लिए पूछा जा सकता है। प्रतिमा, प्रतिमा मतलब मूर्ति, यह समानार्थी के लिए पूछा जा सकता है। इस तरह एक आकलन करती 2 अंक के लिए, और शब्द संपदा के लिए बहुत सारी कृतियां निकलती हैं। समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, इस तरह के शब्द यहाँ पूछे जा सकते हैं। और यह परिच्छेद समाप्त हो जाता है कि निराला जी की बीमारी के समाचार से, सुमित्रानंदन के बीमारी के समाचार से निराला जी की हुई अवस्था यहाँ स्पष्ट हो गई है। तीसरा परिच्छेद देखिए, इनमें स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा। यह सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया है। वे व्यथित प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे
जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय न आ गया। समझाने पर भी वे उनके ही घर बैठते हैं और रात होने के बाद वे फाटक के बाहर जाकर बैठते हैं। तार भेज दिया है यह कहने पर तार की प्रतीक्षा में वे व्यथित मतलब दुखी वेदनामय स्थिति में वे तार की प्रतीक्षा करते हुए, प्रतीक्षा मतलब इंतजार करते हुए वे उनके फाटक के बाहर बैठ जाते हैं। यह महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए, निराला जी की अस्थिरता दूर करने के लिए लेखिका ने ये किया। लेखिका ने उसकी अस्थिरता, बेचैनी, अस्वस्थता दूर करने के लिए दो बातें की। पहली बात सांत्वना देना। सांत्वना मतलब तसल्ली, उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने पहले सांत्वना देने का प्रयास किया, फिर उन्होंने कहा कि यह समाचार सही नहीं है, मुझे इस पर विश्वास नहीं है, मैंने तार भेज दिया है और तार में हमें सच क्या है यह मालूम हो जाएगा। इस तरह भी उन्होंने उसे समझाने का प्रयास किया। तार भेजा है यह जब मालूम हो जाता है तो तार की प्रतीक्षा में वे रात भर उनके आंगन में बैठे रहते हैं। देखिए, दूसरों के दुख से कितना मनुष्य दुखी हो सकता है, यह निराला जी के इस व्यक्तित्व से स्पष्ट हो जाता है। इसलिए आकलन कृति के लिए यहाँ एक कृति निकलती है। अस्थिर निराला को स्थिर करने के लिए लेखिका ने ये किया। दो उत्तर हैं, सांत्वना देना और तार भेज दिया है, ये उन्हें समझाने के लिए, समाचार जानने के लिए तार भेज दिया है, ये उसे समझाती है। 2 अंक के लिए या 1 अंक के लिए ये कृति यहाँ निकलती है। और यहाँ यह परिच्छेद समाप्त हो जाता है। यहाँ एक बात आ गई है, देखिए, सुनकर, सोचकर या लड़खड़ा कर, इस तरह के शब्द यहाँ आ गए हैं। तो कर प्रत्यय लगा है। इस पूरे गद्यांश में 4 शब्द आ गए हैं कर प्रत्यय लगा के। ऊपर के परिच्छेद में देखिए लड़खड़ा कर आ गया है, सुन कर आ गया है, सोच कर आ गया है, अगले परिच्छेद में खटखटा कर आ गया है। ये कर प्रत्यय लगे हुए ये 4 शब्द इस गद्यांश पर पूछे जा सकते हैं। अब देखिए अंतिम परिच्छेद। सवेरे 4 बजे ही फाटक खटखटा कर जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में पूछा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी दूब पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे हैं। उनकी निस्तब्ध पीड़ा जब कुछ मुखर हो सकी, तब वे इतना ही कह सके, अब हम भी गिरते हैं। पंथ के साथ तो रास्ता कम अखरता था, पर अब सोचकर ही थकावट होती है। पंत के स्वर्गवास की कल्पना से वे इतने डर जाते हैं कि पंत के बिना मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। अब पंत चल बसे तो मुझे भी जाना चाहिए, मुझे भी जाना चाहिए, मतलब मुझे भी अब इस दुनिया से विदा लेनी चाहिए। इस तरह वे कहते हैं। देखिए, रात भर तार की प्रतीक्षा, लेखिका ने उसे समझाया, फाटक बंद कर दिया, लेखिका अंदर आ गई, परंतु वे फाटक के बाहर खुले पार्क में रात भर तार की प्रतीक्षा करते हुए बैठे हुए हैं। इसके बारे में लेखिका कहती हैं, सवेरे 4 बजे ही फाटक खड़खड़ा कर, यानी 4 बजे बज जाते हैं तब उन्हें मालूम हो जाता है कि अब तार आ गई होगी। वो सवेरे की प्रतीक्षा करते हुए बैठे थे, परंतु अस्वस्थता के कारण सवेरे 4 बजे उन्होंने फाटक खटखटा कर लेखिका से पूछा, क्या तार आ गया, कुछ समाचार मिल गया? तब लेखिका को ज्ञात हुआ, मतलब मालूम हुआ कि रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी दूब पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे हैं। ये ओस से भीगी दूब पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करना ये काव्यात्मक भाषा है। ओस का अर्थ है दो बिंदु, तुहिन बिंदु या शबनम। हम मराठी में दो बिंदु कहते हैं शबनम। यानी तुम्हें मालूम है, सुबह सुबह हम लॉन पर चलने लगते हैं तो पैर भीगते हैं, क्योंकि वहां तुहिन बिंदु शबनम होते हैं। मराठी में दो बिंदु होते हैं, वहां बैठे थे। दो मतलब हरी नरम घास, या हम गणेश जी को जो अर्पित करते हैं उसे दुर्वा कहते हैं। यानी वहां वे बैठे थे घास पर, भीगी घास पर रात भर वे उस तार की प्रतीक्षा करते हुए बैठे हुए थे। और लेखिका उसे तार के बारे में बताती हैं, तो रात भर वह निस्तब्ध मतलब स्तब्ध, कुछ भी नहीं बोले थे, ऐसे निस्तब्ध बैठे हुए थे। परंतु उनकी निस्तब्ध पीड़ा जब मुखर हो सकी, मुखर मतलब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो बोलते समय 2 ही वाक्य बोल दिए, परंतु उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ था। उन्होंने क्या कहा, अब हम भी गिरते हैं मतलब अब हम भी इस दुनिया से विदा लेते हैं। पंथ के साथ तो रास्ता कम अखरता था, यह अखरना मतलब चुभन,
यानी कि कम चुभन होती थी, कम दुख होता था, पर अब सोचकर ही थकावट होती है। यानी कि पंथ के बिना जीना, यह बात ही मुझे थकावट महसूस करती है। अब जीने की भी मुझे थकान आ गई है। अब मैं भी इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। पंथ के बिना मैं नहीं रह सकता। और यहाँ ये परिच्छेद समाप्त हो जाता है। यहाँ लेखिका ने बताया है कि दूसरों के दुख के बारे में इतना दुखी होना एक संवेदनशील मन का ही यह प्रतीक है, जो निराला जी भी हमें दिखाई देता है। ये निराला जी के व्यक्तित्व की विशेषता है कि अपने समकालीन साहित्यकारों के प्रति उनके मन में जो चिंता है, संवेदना है, आत्मीयता है, ये इस परिच्छेद में स्पष्ट हो गई है। अब देखिए इस परिच्छेद पर यह आकलन कृति देखिए। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। आकलन कृति देखिए, और इसमें आकलन कृति 3-4 निकाली है, इनमें से एक पूछी जाएगी। देखिए, सुमित्रानंदन के स्वर्गवास की खबर सुनकर निराला की अवस्था। निराले की अवस्था क्या हो गई? लेखिका के पास आ जाते हैं तब उनकी अवस्था देखिए। तर्क की शक्ति खो बैठना, लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ जाना, अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से पथराना, यह पथराना करता उदासीन होना, दुख के आवेग में आंसू बहना। यह 4 घटक हैं। 2 अंक के लिए यह कृति पूछी जा सकती है। ये कृति, अगली कृति देखिए, कृति पूर्ण कीजिए अथवा तालिका पूर्ण कीजिए अथवा उत्तर लिखिए के लिए ये पूछी जा सकती है। टाइफाइड ज्वर से पीड़ित सुमित्रानंदन पंत, पंत के स्वर्गवास की झूठी खबर इसमें छाप डाली समाचार पत्र में। पंत की बीमारी के समाचार से अस्थिर निराला, ठीक समाचार जानने के लिए ये किया। तार, अगली कृति देखिए, अस्थिर निराला जी को स्थिर करने के लिए महादेवी वर्मा ने ये किया। सांत्वना देना, सही समाचार जानने के लिए तार की प्रतीक्षा करना। ये 1 अंक के लिए भी पूछी जा सकती है या 2 अंक के लिए, क्योंकि ये काठिन्य स्तर पर आकलन कृति है। अब शब्द संपदा देखिए। समानार्थी शब्द, पाषाण पत्थर, प्रतिमा मूर्ति, प्रतीक्षा इंतजार, ज्वर बुखार। ये समानार्थी के लिए भी पूछा जा सकता है अथवा पर्यायवाची के लिए भी पूछा जा सकता है, जैसे कि पाषाण पत्थर शिला, इस तरह ज्वर बुखार ताप, इस तरह भी पूछा जा सकता है। विलोमार्थी शब्द लिखिए। घटित अघटित, निस्तब्ध स्तब्ध, अस्थिर स्थिर, झूठ सच। ये मैंने 4 निकाली है। 1 अंक के लिए भी पूछा जा सकता है। गद्यांश में आए विलोमार्थी शब्दों की जोड़ियां लिखिए। 2 आ गई है देखिए, अस्थिर स्थिर घटित अघटित। 1 अंक के लिए इस तरह भी विलोमार्थी शब्द पूछे जा सकते हैं। अब तीसरी कृति देखिए, यहाँ गद्यांश में आए कर प्रत्ययुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। गद्यांश में आए, बाहर के नहीं। लड़खड़ा कर, दूसरा क्रम सुनकर, 3 खटखटाकर, 4 सोचकर। इस तरह कर प्रत्यय वाले 4 घटक 2 अंक के लिए यह भी शब्द संपदा के लिए पूछा जा सकता है। और यहाँ अभिव्यक्ति के लिए देखिए, समकालीन साहित्यकार मतलब एक ही आयु के या एक ही काल में साहित्य लिखने वाले ये पंत या निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद, गुप्त हैं। उसी तरह तुम्हारे भी समवयस्क यानी तुम्हारी कक्षा में तुम्हारे आयु या तुम्हारे साथ पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके साथ तुम्हारी दोस्ती हो जाती है, उसके बारे में मैंने यहाँ अभिव्यक्ति दी है। सहपाठी या समवयस्क मित्र के बारे में आपका मत लिखिए। सहपाठी मतलब क्लासमेट, तुम्हारी कक्षा में पढ़ने वाले, और समवयस्क मतलब तुम्हारी आयु के। वो कक्षा में भी हो सकते हैं या बाहर भी हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, उनके साथ तुम्हारी दोस्ती होती है, तो उसके बारे में आपका मत लिखना है। नमूना के तौर पर मैंने यहाँ मित्रता के बारे में बताया है। समवयस्क मित्र की एक अलग ही पहचान या अलग ही महत्व होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए, जीवन में मित्रता का एक अलग महत्व है। सहपाठी और समवयस्क मित्र जिंदगी भर याद रहते हैं। परिवार के बाद सहपाठी का महत्व है। जो बात हम माता पिता या शिक्षक के साथ नहीं कर सकते, वह बात समवयस्क मित्र के पास प्रकट करते हैं। मित्रता करना आसान बात नहीं है। सच्चा मित्र
और मतलबी मित्र में अंतर होता है। सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा करके स्वार्थ हासिल करने वाले मित्रों से दूर रहना चाहिए। संकट के समय मदद करने वाला और सुख दुख बांटने वाला सच्चा मित्र होता है। मित्र के प्रति मन में संवेदना, आत्मीयता और ममता होनी चाहिए। दोस्ती में या मित्रता में वफादारी महत्वपूर्ण है। ये मैंने अभिव्यक्ति के लिए दिया है। आपके और भी अनुभव हो सकते हैं, वो अनुभव यहाँ लिखना है। तुम्हारा पड़ोसी मित्र हो सकता है, कोई रिश्तेदार मित्र हो सकता है, कक्षा का मित्र हो सकता है, समवयस्क आयु का मित्र हो सकता है, और उनके त्योहार के लिए उनके घर जा सकते हो, वो तुम्हारे घर आ सकते हैं। तुम्हारी मित्रता कैसी फली फूली, इसके बारे में भी आप यहाँ लिख सकते हैं। 40 से 50 शब्दों में लिखना है और 2 अंक के लिए ये अभिव्यक्ति मतलब स्वमत आपको यहाँ लिखना है। अगले वीडियो में अगला भाग हम देखेंगे। धन्यवाद।